A very good evening to all of you. I myself Rohit, and this is our lecture 3. And previously we started our lecture with molecular basis of inheritance, and in first lecture we talk about genetic material, its history, and nucleic acid, nucleotide, nucleoside, ribose sugar, phosphate group, and how a nucleotide form. And in second lecture we discuss about scientists related to DNA and DNA structure, how a DNA structure form, how anti-parallel series form, okay, how the hydrogen bonding form between DNA, what is the type of DNA, Chargaff rule, right-handed DNA, left-handed DNA. And student, now in this lecture we study about how a DNA packed into a cell. हमारा जो DNA होता है स्टूडेंट्स, वो इतना होता है कि हम लोग एक बार चांद पे जा भी सकते हैं उसको लेके, और उस पे से वापस भी आ सकते हैं. मतलब अगर उसको एक सीढ़ी की तरह अगर हम चांद तक लगाए ना, तो वो इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर सकता है कि हम उसको चांद तक लेके भी जा सकते हैं और चांद से लेके भी आ सकते हैं. अब इतना सारा DNA किस तरीके से हमारे अंदर रखा जाता है, वो आज हम पढ़ेंगे, वो हम लोग देखेंगे. ठीक है, वो हम लोग आज के लेक्चर के अंदर देखेंगे. ठीक है, तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं. मेरा नाम रोहित और मैंने MSc बायोटेक से गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी हिसार से और BSc बॉटनी फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी श्री वेंकटेश्वरा कॉलेज DU से की है. ठीक है, और मुझे मेडिकल लाइन में 3.5 ईयर का एक्सपीरियंस है. ठीक है, टीचिंग का. बेटा स्टूडेंट, हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर. आप लोगों को सबसे पहले ये बताता हूं कि जो DNA होता है हमारे अंदर, वो बेसिकली क्रोमोसोम पे प्रेजेंट रहता है. ठीक है, इतनी चीज तो सबको पता है कि सेल होती है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होता है और क्रोमोसोम के ऊपर DNA होता है. और इस छोटे से क्रोमोसोम के ऊपर किस तरीके से DNA अपने आप को पैक करता है, ठीक है, उसको मैं बताता हूँ. थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ. आज हम लोग करेंगे क्या, हम लोग पहले DNA जो होता है उसकी कितनी लेंथ होती है, उसके बाद DNA अपने आप को कोइल कैसे करता है, उसके बाद जो DNA अपने आप को और मॉडिफाई कैसे करता है, उसके बाद वो क्रोमेटिन की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होता है, उसके बाद वो क्रोमोसोम की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होता है. ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग आज पढ़ेंगे. बेटा इन दोनों के बीच में अभी डिफरेंस क्रिएट कर देता हूं. कई बार स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होता कि क्रोमोसोम क्या होता है, क्रोमेटिन क्या होता है. बेटा जो सेल होती है ना, सेल के अंदर अगर आप न्यूक्लियस को देखोगे तो जितना भी DNA आपका न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है वो क्रोमेटिन की फॉर्म में प्रेजेंट होता है. और अगर इस सेल को डिवाइड करना है तो ये जो क्रोमेटिन है बेटा, ये अपने आप को चेंज करता है किसके अंदर, क्रोमोसोम स्ट्रक्चर के अंदर अपने आप को चेंज करता है. ठीक है, अभी इसके लिए सिर्फ इतना ही कि क्रोमेटिन और क्रोमोसोम में क्या डिफरेंस होता है. क्रोमोसोम नॉर्मल कंडीशन में प्रेजेंट नहीं होता, लेकिन जब सेल को डिवाइड होना पड़ता है, जब मेटाफेज स्टेज आती है, तो क्रोमेटिन और ज्यादा कंडेंस होके और ज्यादा स्टेबलाइज होके अपने आप को कन्वर्ट करता है, अपने आप को नाम देता है क्या, क्रोमोसोम. ठीक है, वरना ये हमारी सेल के अंदर किस फॉर्म में पाया जाता है, क्रोमेटिन की फॉर्म में पाया जाता है. ठीक है, क्रोमेटिन क्या है, क्रोमोसोम से पहले वाला स्टेप है, क्रोमोसोम की अनमोडिफाइड स्टेज है कौन, क्रोमेटिन. ठीक है, एक एक करके स्टार्ट करते हैं बेटा. सबसे पहले अगर मान लो मैं DNA की बात करता हूं, तो DNA आपकी एक सेल के अंदर इतने बेस पेयर आपका DNA प्रेजेंट होता है. ठीक है, 6 × 10⁹ बेस पेयर आपका DNA प्रेजेंट होता है, बेस पेयर. और हमें पता है दो न्यूक्लियोटाइड के बीच का डिस्टेंस कितना होता है, 0.34. तो एटलीस्ट 2.1 2.2
नैनोमीटर टू मीटर पर सेल आपका जो डीएनए होता है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसके और देखो हमारी बॉडी के अंदर कितनी सेल्स होती है, एक सेल के अंदर 2 मीटर है, तो लगा लो कितनी सेल्स होती है बेटा, ये इतनी होती है कि आप लोग सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हो। दूसरा, आप लोग एक बार चांद पे जा सकते हो और चांद से वापस भी आ सकते हो, इतनी लेंथ होती है बेटा, ठीक है ना। इतनी लेंथ हमारे बॉडी के अंदर जो डीएनए होता है वो प्रेजेंट होता है। एक चीज और याद रखनी होती है बेटा, ई कोलाई होता है, उसके अंदर बेसिकली बेटा ये बैक्टीरिया है और जेनेटिकली काफी यूज होता है। इसके अंदर आपका इतना बेस पेयर आपके प्रेजेंट होते हैं, 4.6 इंटू 10 टू पावर 7 आपके बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं, और टोटल लेंथ जो होती है बेटा 1.4 मिलीमीटर की होती है, ठीक है, किसका, ई कोलाई की। उसके बाद देखो किस तरीके से मैंने डीएनए को बाइंड किया है, किस तरीके से मैंने डीएनए को कॉम्पैक्ट किया है, ये सारी स्टेज आज मैं पढ़ाऊंगा। एक बार डीएनए है, डीएनए ने फिर न्यूक्लियोसोम बनाया है, न्यूक्लियोसोम सुपर कोइलिंग की है, सुपर कोइलिंग के बाद क्रोमेटिन फाइबर बना है, उसके बाद क्रोमोसोम बने हैं, और फिर फाइनल क्रोमोसोम पड़े हैं। ये एक एक स्टेज पढ़ाऊंगा, अभी इसके ऊपर इतना ज्यादा फोकस मत करो, सिर्फ अभी ये देखो कि जो ये क्रोमोसोम था ना, जो ये आपका डीएनए था, इसके ऊपर ये चीज अटैच आके हुई है, अटैच हुई है, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है, जो हमारा क्रोमोसोम ऐसे ही रहता है, मतलब ऐसे ही सेल के अंदर प्रेजेंट रहता है, उसके ऊपर एक प्रोटीन होते हैं बेटा, हिस्टोन प्रोटीन, वो आके बाइंड कर लेते हैं और वो उसको पकड़ के रखते हैं। इस चीज को मैं डीपली बताऊंगा, सिर्फ अभी आप ये ध्यान रखो कि ये सारी स्टेजेस आपकी आती है एक डीएनए को पैक करने में, और हम एक एक स्टेज को डीप में जाके पढ़ेंगे, ठीक है, कि पहले डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, फिर न्यूक्लियोसोम बनता है, फिर न्यूक्लियोसोम हेलिक्स बनता है, फिर क्रोमेटिन फाइबर बनता है, फिर क्रोमोसोम बनता है, और फिर फाइनल स्टेज का क्रोमोसोम बनता है, ठीक है। इस तरीके से हमारी पैकिंग होती है किसकी, एक डीएनए की। उसके बाद ये चीज ध्यान रखना कि एक जो क्रोमेटिन होता है वो ही आगे जाके क्या फॉर्म करता है, आपका क्रोमोसोम फॉर्म करता है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा क्रोमेटिन की। क्रोमेटिन जो होता है बेटा, वो मैंने आपका बताया कि जब भी आप सेल को देखते हो, सेल के न्यूक्लियस को देखते हो, तो जितना भी डीएनए आपका सेल के अंदर प्रेजेंट होता है वो आपका क्या होता है, क्रोमेटिन होता है। और वाल्टर फ्लेमिंग ने सबसे पहले 1882 में क्या डिस्कवरी की थी, आपका न्यूक्लियर स्कैफोल्ड जो प्रोटीन्स होते हैं उनमें देखा था किसको, क्रोमेटिन्स को, ठीक है। क्रोमेटिन बेसिकली होता क्या है, क्रोमेटिन डीएनए के साथ कुछ एक प्रोटीन बाइंड रहते हैं, ठीक है ना, उसको इसने क्या बोला था, क्रोमेटिन बोला था। इसने देखा था कि क्रोमेटिन जो होता है उसके अंदर 5 तरीके के हिस्टोन प्रोटीन होते हैं, H1, H2A, H2B, H3 और H4। अभी कोई पैनिक मत लो, सिर्फ आप ये ध्यान रखो कि 5 तरीके के पॉजिटिव चार्ज के प्रोटीन होते हैं, ठीक है। सारी चीज बताऊंगा कि ये किस किस तरीके से अरेंज होते हैं, सिर्फ आप ये ध्यान रखो कि डीएनए जो होता है वो प्रोटीन के साथ मिलके इकट्ठा रहता है न्यूक्लियस के अंदर और क्रोमेटिन बनाता है, ठीक है। और जो ये आपके हिस्टोन्स होते हैं, ठीक है ना, काफी बार इनकॉर्पोरेट होके क्या बनाते हैं, क्रोमेटिन बनाते हैं, ठीक है। नॉन डिवाइडिंग सेल्स में हमेशा जो क्रोमेटिन होता है वो 2 फॉर्म में प्रेजेंट होता है, यूक्रोमेटिन और हेटेरोक्रोमेटिन। क्रोमेटिन की 2 फॉर्म होती है, एक यूक्रोमेटिन और एक हेटेरोक्रोमेटिन। इस स्लाइड के अंदर मैंने ये बताया कि बेसिकली क्रोमेटिन होता क्या है, जो आपका क्रोमोसोम से बनने से पहले की जो स्टेज होती है वो क्या होती है, वो बेसिकली क्या है कि डीएनए हमारा सेल के अंदर इस तरीके से आपका बाइंड होके इसके अंदर प्रेजेंट रहता है। इसके पास कुछ एक प्रोटीन्स होते हैं जिनको मैं हिस्टोन प्रोटीन बोलता हूं, और हिस्टोन प्रोटीन में H1, H2A, H2B, H3 और H4 प्रोटीन आते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर मैं क्रोमेटिन की बात करता हूं तो क्रोमेटिन के अंदर 2 तरीके के प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, एक हिस्टोन प्रोटीन और एक नॉन हिस्टोन प्रोटीन। ये देख रहे हो आप, ये जैसे धागे के ऊपर बीच बीच में आप वो कर देते हैं ना, मतलब
टाइट बांध देते हैं धागे को, उसी तरीके से जैसे बीड्स होती है ना, बीड्स इन स्ट्रिंग, उस टाइप का स्ट्रक्चर आपका प्रेजेंट होता है। ठीक है ना, जैसे मान लो ये धागा जा रहा है, यहाँ पे आपने एक पूरा टाइट वो कर दिया, उसके बाद फिर यहाँ पे इस तरीके से बाइंड कर दिया, उसके बाद फिर इस तरीके से बाइंड कर दिया। इस तरीके से हमारा डीएनए जो है वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट रहता है। ठीक है ना, और यही क्या है, क्रोमेटिन है। अब बात करते हैं बेटा हिस्टोन की। बेसिकली हिस्टोन होता क्या है, अब हमारी असली कहानी स्टार्ट होती है। बेटा देखो डीएनए जो होता है ना, डीएनए जो होता है उसके ऊपर बेटा, उसके ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है, नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। क्वेश्चन ये आता है कि डीएनए के ऊपर नेगेटिव चार्ज कहां से आता है। डीएनए के ऊपर नेगेटिव चार्ज फॉस्फेट ग्रुप से आता है। फॉस्फेट ग्रुप आपने देखा था कि 5' एंड पे क्या था, फॉस्फेट था। और ये फॉस्फेट आपने देखा होगा ना कि इस तरीके का स्ट्रक्चर था फॉस्फेट का। ठीक है, इस तरीके का स्ट्रक्चर था फॉस्फेट का। ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव, इस तरीके से। ठीक है, फॉस्फेट ग्रुप आपका प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसके बाद आपके इतने तरीके के आपके हिस्टोन प्रोटीन। अब देख, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि बेटा जब डीएनए के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है तो इसको पैकेजिंग के लिए कौन सा चार्ज चाहिएगा, इसको पकड़े रखने के लिए मुझे कौन सा चार्ज चाहिएगा। आप कहोगे सर पॉजिटिव चाहिएगा, क्योंकि अगर डीएनए के ऊपर नेगेटिव है तो इसको बाइंड करने के लिए कौन सा चार्ज चाहिएगा, पॉजिटिव चाहिएगा। तो बेटा ये पॉजिटिव चार्ज कहां से आता है, ये पॉजिटिव चार्ज प्रोवाइड करते हैं ये बंदे हिस्टोन्स प्रोटीन। और मैंने आपको बताया था कि हिस्टोन कई तरीके के होते हैं, H1, H2A, H2B, H3 और H4। इस तरीके से बेटा प्रेजेंट होते हैं। ये आपको स्ट्रक्चर बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ये आपको स्ट्रक्चर बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। 4 तो यूनिट H2A, H2B, H4 और H3 एक साथ प्रेजेंट होती है, और इनके जस्ट पीछे H2A, H2B, H4 और H3 भी इनके जस्ट पीछे सेम टू सेम प्रेजेंट होती है। और एक जो ये कितनी होगी टोटल, 8 होगी ना भाई, 4 आगे 4 पीछे। भाई ये जो 4 है ना, ये 4 आगे प्रेजेंट होती है इस तरीके से, ये जो 4 आगे प्रेजेंट है, और 4 सेम टू सेम ये पीछे प्रेजेंट है इसके। तो 8 ऑक्टामर स्ट्रक्चर बनाते हैं, और इस ऑक्टामर पे डीएनए की 2 स्ट्रिंग प्रेजेंट होती है, मतलब 2 बार इसके ऊपर लपेटा जाता है इस तरीके से पूरा, वो 2 बार उसके ऊपर कोइल किया जाता है। ठीक है, 2 बार उसके ऊपर कोइल किया जाता है। 2 बार कोइल करने के बाद एक बंदा आता है, एक और प्रोटीन बच गया, कौन सा, H1 प्रोटीन। वो किस तरीके का काम करता है, वो क्लिप की तरह काम करता है। जैसे क्लिप काम करती है ना, आप किसी के ऊपर कोई चीज बांध देते हो और ऊपर से उसको कवर करने के लिए, उसको मतलब और टाइट पैक करने के लिए एक बंदा और आता है H1 प्रोटीन। ये क्या करता है, ये जो कॉम्बिनेशन बना है ना, इसको क्लिप की तरह पकड़ के जकड़ के रख लेता है। ठीक है ना, उसके बाद ये जो स्ट्रक्चर बनता है इसको मैं बोलता हूं बेटा न्यूक्लियोसोम। उसको एक जो स्ट्रक्चर बनता है ना 4 यूनिट का, ये इस तरीके से एक जो स्ट्रक्चर बनता है ना, इसके ऊपर इस तरीके से जो डीएनए है वो इसके ऊपर अगर मैं बाइंड कर देता हूं, ठीक है ना, आगे जाके फिर ये 4 यूनिट ऐसे ही रिपीट होती है। ठीक है ना, ऑक्टामर जो होता है उसके ऊपर फिर ये डीएनए इस तरीके से बाइंड होता है, फिर ये नेक्स्ट पे जाता है। तो जो ये एक यूनिट होती है ना, इसको मैं क्या बोलता हूं, न्यूक्लियोसोम बोलता हूं, न्यूक्लियोसोम। ठीक है, अब देखो ये चीज, इसके अंदर कौन कौन से आपके अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं। इसके अंदर लाइसिन होता है, इसके अंदर लाइसिन होता है, इसके अंदर लाइसिन होता है, इसके अंदर आर्जिनिन होता है, इसके अंदर आर्जिनिन होता है। ये बेटा लाइसिन और आर्जिनिन बेटा दोनों के दोनों पॉजिटिव चार्ज के अमीनो एसिड होते हैं। इस वजह से हिस्टोन प्रोटीन्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और वो डीएनए के नेगेटिव चार्ज को बाइंड करके रखता है। बात क्लियर हुई? ठीक है, अब बात करते हैं बेटा हिस्टोन प्रोटीन की, एक एक की हिस्टोन प्रोटीन की बात करते हैं। बेटा सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो होता है हमारा H1। देखो 4 यूनिट, 8 आपकी यूनिट थी, H2A, H2B, H3 और H4। इस तरीके से 4 आगे प्रेजेंट होती है, 4 इसके पीछे प्रेजेंट होती है, और एक ये साइड में बाइंड करके रखता है कौन, H1। तो मैं ये कह सकता हूं क्या
कि इन सब की तो 2-2 यूनिट प्रेजेंट होती है और H1 की हमेशा 1 यूनिट प्रेजेंट होती है। बेटा जब ये 4 यूनिट होती है ना, 4 यूनिट के ऊपर जो डीएनए लगा हुआ होता है तो उस स्ट्रक्चर को तो मैं बोलता हूं न्यूक्लियोसोम। अगर उसके ऊपर H1 प्रोटीन भी जुड़ जाता है तो उस स्ट्रक्चर को मैं बोलता हूं क्रोमेटोसोम। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसी में समझा देता हूं। अगर आपका खाली ये यूनिट है ना, खाली अगर आपकी ये यूनिट है, खाली अगर आपकी बेटा ये यूनिट है तो इसको तो मैं बोलता हूं न्यूक्लियोसोम। और अगर H1 प्रोटीन भी लग गया तो कंबाइंड को मैं बोलूंगा क्रोमेटोसोम। कंबाइंड को मैं क्या बोलूंगा? क्रोमेटोसोम। उसके बाद बेटा जो H1 न्यूक्लियोसोम होता है, जो H1 जो प्रोटीन होता है वो बेसिकली क्या करता है, आपका एडिशनल 20 to 22 बेस पेयर डीएनए के और लिंक करवा देता है इस प्रोटीन के अंदर। इसलिए हम इसको लिंकर हिस्टोन भी बोलते हैं, ठीक है ना। इसलिए हम इसको लिंकर हिस्टोन भी बोलते हैं, ठीक है ना। और मैंने आपको बताया था H1 की एक ही सब यूनिट प्रेजेंट है और सबकी 2-2 यूनिट प्रेजेंट होती है। बताया था ना कि H2A, H2B, H3 और H4 के तो सेम कॉपी पीछे साइड भी प्रेजेंट है, लेकिन H1 की केवल एक कॉपी आपकी प्रेजेंट होती है, ठीक है ना। उसके बाद डीएनए बाइंडिंग इन H1 इज इंट्रेंसिक टू द सेंट्रल ग्लोबुलर रीजन विच कंटेन 2 डीएनए बाइंडिंग साइट। अब क्या होता है, जो H1 प्रोटीन होता है एक तरफ से तो वो क्या करता है, इस साइट के साथ अटैच है, दूसरी तरफ जो दूसरी साइड आएगी ना, जो दूसरा न्यूक्लियोसोम आएगा उसके साथ भी डीएनए को कनेक्ट करता है, ठीक है ना। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, लिंकर हिस्टोन भी बोलते हैं। H1 bind only one of the linker DNA strand and second DNA site in histone H1 bind to the central region of DNA supercoiling in nucleosome। एक तो यहाँ पे प्रेजेंट है और एक जो साइट होगी वो आपकी अगले वाले के साथ अटैच करेगी, ठीक है ना। इस तरीके से देखो H1 प्रोटीन है आपका, H1 प्रोटीन है, H1 प्रोटीन है, एक तो ये साथ वाले के साथ अटैच है, दूसरा ये लिंकर के साथ भी दूसरे वाली ओक्टामर के साथ भी अटैचमेंट करती है। 2 तरीके के आपके अमीनो एसिड आर्जिनिन और लाइसिन कौन सा चार्ज प्रोवाइड करते हैं, पॉजिटिव चार्ज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। H3 और H4 आपके काफी कंजर्वेटिव होते हैं, सबके अंदर सेम होते हैं, बल्कि ये कई ऑर्गेनिज्म के अंदर चेंज हो जाते हैं, H2A, H2B, ठीक है। और जिसमें भी प्रेजेंट होते हैं बेटा ये भी काफी कंजर्व होते हैं। मोस्टली चेंज आपके H2A, H2B होते हैं, कई ऑर्गेनिज्म में आपके चेंज मिल सकते हैं, लेकिन H3 और H4 तो ऐसे हैं जो हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर सेम ही रहते हैं, ठीक है ना। जब आपका एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज बन जाता है कहीं पे भी तो वहां पे सोल्ट ब्रिज होना जरूरी होता है, और सोल्ट ब्रिज जो होता है वो डीएनए और हिस्टोन के बीच के कॉम्प्लेक्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, स्टेबलाइजेशन प्रोवाइड करता है। उसके बाद हमने ये चीज देखी थी कि H1, H2A, H2B तो आपके लाइसिन रिच अमीनो एसिड थे, और H3 और H4 प्रोटीन के अंदर आर्जिनिन जो है वो ज्यादा प्रेजेंट होता है। मोलिकुलर वेट की बात करता हूं तो H1 सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद H3, उसके बाद H2A, उसके बाद H2B और उसके बाद H4, ठीक है ना। इनके अंदर बेटा ट्रिप्टोफैन प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है, इनके अंदर बेटा ट्रिप्टोफैन प्रेजेंट नहीं होता। हिस्टोन जो है ओक्टामर की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ओक्टामर आपको बताया H3, H4 और 2 आपके H2A, H2B, ठीक है। और इनकी सेम कॉपी पीछे की तरफ बताई थी प्रेजेंट होती है, तो ओक्टामर स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है। ये चीज हम पढ़ के आए हैं अभी। हिस्टोन जो होते हैं बेटा आपके इंटीग्रेटेड पार्टनर होते हैं, एक दूसरे के साथ अटैचमेंट करके पार्टनर बनाते हैं, ठीक है ना। जो आपके जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम हिस्टोन फोल्ड भी बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। और एन टर्मिनल टेल्स एक्सटेंड टू दी न्यूक्लियोसोम। हिस्टोन की जो एन टर्मिनल टेल होती है वो आपकी थोड़ी बाहर की तरफ निकली होती है न्यूक्लियोसोम से, ठीक है। उसके बाद कुछ एक नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होते हैं, नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जैसे स्कैफोल्ड प्रोटीन हो गए, डीएनए पॉलीमरेज हो गया, हेट्रोक्रोमेटिन हो गया, पेकोम्ब हो गया, ठीक है ना। जो क्या है आपके नॉन हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, ये भी आपका पॉजिटिव चार्ज प्रोवाइड करते हैं, ये भी आपके डीएनए को बाइंड करके रखते हैं, ठीक है।
उसके बाद बात करते हैं एक न्यूक्लियोसोम की। मैंने आपको बताया जो यूनिट होती है उसको मैं क्या बोलता हूँ, न्यूक्लियोसोम बोलता हूँ। और अगर आपका ये भी आपका अटैच हो जाता है तो उस पूरे स्ट्रक्चर को मैं क्या बोलता हूँ, क्रोमेटोसोम बोलता हूँ। और बेटा न्यूक्लियोसोम की सबसे पहले 1974 में रोजन कोर्नबर्ग ने डिस्कवरी की थी और इन्हें 2006 में इसके लिए नोबेल प्राइज भी मिला था। ठीक है ना, इसके लिए नोबेल प्राइज भी मिला था। तो बेसिकली क्या है न्यूक्लियोसोम, बेसिक यूनिट, रिपीटिंग यूनिट है क्रोमेटिन की। बार बार ये रिपीट होके इस तरीके से क्रोमेटिन के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है ना, ठीक है। उसके बाद न्यूक्लियोसोम जो होता है वो आपका 30 नैनोमीटर का आपका क्रोमेटिन फाइबर होता है। ठीक है ना, और आपकी 250 नैनोमीटर वाइड आपकी फाइबर्स को बाइंड करके रखता है। ठीक है। उसके बाद न्यूक्लियोसोम कंसिस्ट ऑफ कोर पार्टिकल्स ऑफ 8 हिस्टोन प्रोटीन एंड डीएनए दैट रैप अराउंड दी कोर। 8 हिस्टोन प्रोटीन होते हैं जिनके चारों तरफ डीएनए अरेंज होता है। ये चीज हम लोग कर चुके हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपकी नेक्स्ट स्टेज आती है आपकी सेकंड लेवल पैकेजिंग। सेकंड लेवल पैकेजिंग के अंदर क्या होता है, जब न्यूक्लियोसोम की 6 न्यूक्लियोसोम की यूनिट को अगर हम और टाइटली बाइंड कर देते हैं तो उस स्टेज को हम बोलते हैं सोलेनोइड। जब आपकी जो ये न्यूक्लियोसोम है इसको अगर हम और टाइटली बाइंड कर देते हैं तो हम बोलते हैं सोलेनोइड, जो कि आपकी H1 हिस्टोन के थ्रू आपकी स्टेबलाइज की जाती है। उसके बाद इस डीएनए को देखो, अभी तक हमने न्यूक्लियोसोम बना लिए। अब इसका क्या करेंगे, और टाइटली पैकिंग करेंगे। ठीक है, और टाइटली पैकिंग करेंगे। अभी देखो हमने आपको दिखाया था कि किस तरीके से न्यूक्लियोसोम की सुपर हेलिक्स और उसके बाद, ठीक है, न्यूक्लियोसोम स्ट्रक्चर और न्यूक्लियोसोम के बाद सुपर हेलिक्स। अब देखो सुपर हेलिक्स कैसे बनता है। इसके जो आपने न्यूक्लियोसोम की जो आप क्या करते हो, एक फाइबर लाइक स्ट्रक्चर आपके पास प्रेजेंट हो जाता है, कई सारे न्यूक्लियोसोम आपके पास आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आप 6 न्यूक्लियोसोम को इकट्ठा करके रख देते हो तो हम उसको क्या बोलते हैं, सोलेनोइड बोलते हैं। अब सोलेनोइड को और ज्यादा पैकेजिंग करनी है। जब और ज्यादा पैकेजिंग करनी है तो उसके चारों तरफ एक प्रोटीन होता है, स्कैफोल्ड प्रोटीन, वो आके अटैच हो जाता है। ठीक है ना, और आपका क्या बनाता है, सुपर सोलेनोइड बनाता है। क्या बनाता है, सुपर सोलेनोइड बनाता है, जो आपका कितना लेंथ का हो जाता है, 700 नैनोमीटर का हो जाता है। ठीक है। उसके बाद जो ये सुपर सोलेनोइड है इसको मैं क्या बोलता हूं, क्रोमेटिन बोलता हूं। अब जो क्रोमेटिन होता है वो 2 तरीके का प्रेजेंट होता है। क्रोमेटिन हमारी बॉडी में 2 तरीके का प्रेजेंट होता है। एक होता है यूक्रोमेटिन और एक होता है हिट्रोक्रोमेटिन। क्रोमेटिन क्या है, बेसिकली डीएनए है। ठीक है। अब यू का मतलब क्या होता है, यू का मतलब होता है ट्रू, और क्रोमेटिन मतलब आपका डीएनए का कंडेंस पार्ट। ठीक है, आपका हिट्रो मतलब अलग अलग पार्ट। ठीक है। अब देखो यू क्रोमेटिन क्या काम करता है, क्रोमेटिन आपका जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करने का काम करता है। तो जो ट्रू इंफॉर्मेशन कैरी कर रहे हैं ना उनको मैं क्या बोलता हूं, क्रोमेटिन बोलता हूं। अब मैं आपसे यू क्रोमेटिन बोलता हूं। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि अगर मान लो अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपको नेक्स्ट जनरेशन में पास करनी है, अगर आपके डीएनए को रेप्लिकेट होना है या ट्रांसक्रिप्ट होना है, प्रोटीन बनाने हैं, तो ये बताओ उस डीएनए को बिल्कुल बंद होना चाहिए या उस डीएनए को थोड़ा सा ओपन होना चाहिए। बेटा उसको थोड़ा सा ओपन होना चाहिए, उसके अंदर थोड़ा सा गैप प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है ना, ताकि वो ट्रांसक्रिप्शन कर सके। तो बेटा ये क्या करते हैं, ट्रांसक्रिप्शन करते हैं। इनके जीन एक्टिव होते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा खुला हुआ होता है। ठीक है ना, अगर खुला हुआ होता है तो इसके अंदर स्टेन इतनी नहीं रुकती। अगर खुला हुआ होता है तो स्टेन इसके अंदर नहीं रुकती। अगर कोई भी आप डाई वगैरह डालते हो तो वो इसके अंदर नहीं रुकती। अगर वो ज्यादा कंडेंस पार्ट होता तो उसके अंदर स्टेन रुक जाती। ठीक है, इसका जो साइज होता है बेटा 10 to 30 नैनोमीटर डायमीटर का होता है। ठीक है ना, और मिनिमम कोइलिंग आपकी प्रेजेंट होती है, मतलब ये इतना टाइटली पैक नहीं होता। ठीक है ना, क्योंकि इसको क्या करनी है, रेप्लिकेशन करनी है। ये बेटा आपके किसी काम का नहीं है, ये आपका ऐसे ही डार्क स्टेन होता है, कंजर्ड होता है, एक्टिव नहीं होता।
ठीक है ना, बहुत कम जीन आपके एक्टिव होते हैं, ट्रांसक्रिप्शन में टेक पार्ट नहीं करता, ठीक है ना, और सुपर सोलेनोइड बना के रखता है, ठीक है ना। इस तरीके से आप देखो ये आपका हेट्रोक्रोमेटिन है और ये आपका यूक्रोमेटिन है, ठीक है ना। ये आपका बिल्कुल स्टेन नहीं हुआ, ये पोर्शन आपका स्टेन हो गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से बेटा एक बार समराइज करवा देता हूं कि किस तरीके से आपका जो डीएनए है वो पैक होके रहता है। बेटा 4 तरीके के प्रोटीन पढ़े, 4 तरीके के हिस्टोन प्रोटीन पढ़े, ठीक है, 4 तरीके के हिस्टोन प्रोटीन पढ़े। ये हिस्टोन प्रोटीन आपके इकट्ठे होके एक ओक्टामर स्टेज बनाते हैं। इस ओक्टामर के साथ आपका डीएनए बाइंड हो जाता है, ये न्यूक्लियोसोम बनाता है, न्यूक्लियोसोम स्ट्रक्चर बनाता है। न्यूक्लियोसोम स्ट्रक्चर आपका न्यूक्लियोसोम सुपर हेलिक्स बनाता है, उसके बाद क्रोमेटिन बनता है और उसके बाद क्रोमोसोम बनता है। क्रोमोसोम नॉर्मल कंडीशन में प्रेजेंट नहीं होता, जब सेल को डिवाइड होना होता है तभी वो आपका प्रेजेंट होता है, ठीक है बेटा। आई होप आप लोगों को बेटा ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर बेटा अच्छा लगता है तो आप लोग एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा, ठीक है, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले आगे मैं आपके लिए इसी तरीके से नई आपके लिए सीरीज इसकी लेके आता रहूं, ठीक है। ओके, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।